हेलो, माय नेम इज़ अमित एंड आई एम डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम जेएलएनएमसी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट किया था और हम लोगों ने बात भी किया था ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से अप्रॉक्स 14 to 15 क्वेश्चंस कम्स इन नीट एग्जाम फ्रॉम डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, तो हम लोग का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे हम लोग फोकस करेंगे। फुल फोकस ऑन एनसीईआरटी रहेगा, हल्का सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखेंगे, ठीक है। बट हम लोग का मेन फोकस जो मेन टारगेट एम जो है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, उसको हम बिना एनसीईआरटी रीड किए सिंपल भाषा में समझाते हैं, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, इसको रीडिंग ही करके समझाते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ऑक्सीजन हम लोग को पता है, अगर बॉडी या सेल को मॉलिक्यूल्स एनर्जी चाहिए तो उन्हें रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। रेस्पिरेशन क्या है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी लास्ट स्टेप में ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। और मेनली यहाँ पे देखिए O2 इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनोस, फैटी एटसेट्रा। ओके, कहने का मतलब क्या है ना, ऑक्सीजन डायरेक्टली ग्लूकोज को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीजन डायरेक्टली ग्लूकोज तोड़ता नहीं है, ठीक है। इट्स टू डिराइव एनर्जी टू फॉर्म वेरियस एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, ऊपर में जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जब हम कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तब CO2 बाहर निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उससे जो वेस्टेज निकलता है उसको हम CO2 होता है, उसको CO2 बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cells have to be released out। इसका मतलब क्या हो गया ना, हम लोग की बॉडी को O2 कंटिन्यूसली में चाहिए, मतलब लगातार O2 हम लोग को कंपलसरी है लेना, क्योंकि हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है। हमारे लंग्स को एरोबिक रेस्पिरेशन या हमारे शरीर को एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, जिसमें लगातार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों को एक मैकेनिज्म का ज़रूरत पड़ता है जिसको ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विथ CO2 प्रोड्यूस बाई द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ठीक है। O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, इनटेक उसको इनसाइड हम लोग के बॉडी में जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है सेल से, जो कि हम लोग उसको फिर बाहर निकालना है। तो इसी अंदर बाहर मतलब O2 अंदर CO2 बाहर, O2 अंदर CO2 बाहर को ही हम लोग कॉमनली ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, जस्ट वेट मिनट, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन लिखा हुआ है, यानी कि अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और आप कंटिन्यूसली अपना ब्रीथिंग कीजिए नॉर्मल वे में, बस अपने हाथ चेस्ट पे रखिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका चेस्ट मूविंग अप और डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अप और डाउन, यानी कि यहाँ पे मतलब हम लोग के जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे ऑलवेज चेंजेस हो रहा है, वॉल्यूम का ऑलवेज चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग के चलते हम लोग के चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि 17.1 है ऑफ द चैप्टर नंबर 17, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे मेन आप लोग एक काम कर लीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे एक चार्ट जैसा बना लीजिएगा, जहाँ पे एक साइड आप लोग रेस्पिरेशन
ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख लीजिएगा और एक साइड आप ऑर्गेनिज्म लिख लीजिएगा, तो आप लोग को ईजी होगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं। आपको कहीं कैसे भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अच्छा, हम लोग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दो है, एक यूआरटी है और एक एलआरटी है। यूआरटी मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें नेजोफेरिंग्स आता है, नजल कैविटी और ट्रेकिया आता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है। हम जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं एनसीईआरटी से बाहर का, वो आप एक्स्ट्रा नोट में करके लिख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि हम लोग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजोफेरिंग्स, नजल कैविटी, ट्रेकिया होता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स होते हैं और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब कैसे आप समझाएं, देख लीजिए। जैसे ब्रीथिंग का जो जितने भी मैकेनिज्म है ना, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में उनके हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बने होते हैं। जैसे कौन सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका, वैसे कर करके उन लोग के मेनली हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडिंग है। जैसे लोअर इन्वर्टिवेट्स लाइक स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म एटसेट्रा, ये O2 और CO2 एक्सचेंज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो कि उनके इंटायर बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, इंटायर बॉडी सरफेस से होता है, इंटायर बॉडी सरफेस होता है। फिर अपना अर्थवर्म, केचुआ, वो अपना मोस्ट क्यूटिकल यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स, उनके पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहता है जिसको ट्रेकियल ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स भी बोल सकते हैं टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। और एक स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसको गिल्स बोलते हैं या फिर ब्रांचियल रेस्पिरेशंस बोल सकते हैं, वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास और मोलास्का के थ्रू, मतलब मोलास्का में वो गिल्स का यूज होता है। ठीक है, मोलास्का में गिल्स का यूज होता है। और एक लंग्स होते हैं वेस्कुलराइज बैग्स, जिसको लंग्स बोलते हैं, या लंग्स में जिस पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सट्रेस्ट्रियल फॉर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, मैमल्स यूज करते हैं लंग्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स यूज करते हैं मैमल्स। ओके, अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूजेस गिल्स, whereas amphibians, reptiles, birds and mammal respires through lungs. Amphibians like frog can respire through their moist skin, cutaneous respiration also. ओके, ठीक है। हम अभी जो है आप लोग को बात बोल रहे हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, एक साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरे साइड ऑर्गेनिज्म। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप लोग उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो जो अपने ओवर बॉडी सरफेस से जो O2 का एक्सचेंज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं O2 से CO2, O2 से CO2, वो स्पॉन्जिस हो गए, सिलेंट्रिटा हो गए, फ्लैटवर्म हो गए। ये स्पॉन्जिस, सिलेंट्रिटा, फ्लैटवर्म बॉडी सरफेस से O2 CO2 एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म अपना क्यूटिकल यूज करता है, मोइज क्यूटिकल यूज करता है। इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं। मोलास्का एक्वेटिक या ऑर्थोपोडा आपका गिल्स यूज करते हैं, जिसमें ब्रोंकियोल होता है। ठीक है, ब्रोंकियोल होता है। ठीक है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशंस होता है। और लंग्स एम्फीबियाज यूज करते हैं और मैमल्स यूज करते हैं। ठीक है, फिशेस गिल्स यूज करते हैं और एम्फीबियाज, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स यूज करते हैं। ठीक है, और स्किन का यूज करता है फ्रॉग, रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज करता है फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया हुआ, बट हम इसको अलग से मेंशन कर देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा नोट में। जो फ्रॉग के पास जो लंग्स है ना, वो प्रेशर लंग्स होता है, और जो मैमल्स के पास जो लंग्स है उसको वैक्यूम
पंप लंग्स बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम पंप्स लंग्स मेमल्स के पास होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। वी हैव अ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। ओके, यानी कि हम लोग के नोज में जो दो हॉल है, जस्ट उसी का बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग है, जस्ट अबव द अपर लिप्स है। ओके, और ये नोस्ट्रिल जो है नेसल फेजेस के हेल्प से नेजल चेम्बर्स में ओपन होता है, ठीक है। चलिए, इट लीड्स यानी कि नोस्ट्रिल लीड्स टू अ नेजल चेम्बर्स थ्रू द नेजल पैसेज, ठीक है। नोस्ट्रिल नेजल पैसेज के हेल्प से नेजल चेम्बर्स में ओपन होता है, और फिर द नेजल चेम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, द नेजल चेम्बर्स फिर फेरिंग्स में ओपन होता है। और लास्ट क्लास में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने देखा था कि फेरिंग्स क्या, फेरिंग्स इज द कॉमन प्लेसेस फॉर फूड एंड एयर है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज है जो अभी बता रहे हैं। नेजल चेम्बर्स के पास ना नेजल इपिथेलियम होता है, ठीक है। नेजल चेम्बर्स के पास नेजल इपिथेलियम होता है। अगर जब नेजल इपिथेलियम में इरिटेशन हो या वहाँ पे कुछ पॉप्स आ जाए ना, तो हम लोग को छींक आता है या फिर नाक बहता है। ये सब तभी होता है जब नेजल इपिथेलियम में इरिटेशन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेजल चेम्बर्स के पास नेजल इपिथेलियम होता है, और जो हम लोग को छींक आता है या नाक बहता है वो नेजल इपिथेलियम में इन्फेक्शन के वजह से होता है, ठीक है। और ठीक नेजल एपिथेलियम के ऊपर ओलोफैक्टरी म्यूकोजा होता है जो स्मेल गंध लेने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, नेजल चेम्बर्स के ऊपर नेजल एपिथेलियम होता है, और नेजल एपिथेलियम में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग को छींक आता है या फिर नाक बहता है। और ठीक नेजल एपिथेलियम के ऊपर में अपर ओलोफैक्टरी म्यूकोजा होता है, अपर ओलोफैक्टरी लोब्यूल या म्यूकोजा होता है जो स्मेल में हेल्प करता है हम लोग का, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेजल चैम्बर फेरिंग्स में ओपन होता है, और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। अब यहाँ फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में ओपन होता है, ठीक है। फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलिजेनस बॉक्स विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंड्स कॉल्ड द साउंड बॉक्स। अच्छा, फेरिंग्स का जो हिस्सा है लैरिंग्स, वो लैरिंगोफेरिंग्स से कनेक्ट रहता है, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स से कनेक्ट रहता है। और ये जो लैरिंगोफेरिंग्स है ना, ये सिर्फ लैरिंगोफेरिंग्स का क्या काम है, ये सिर्फ ट्रेकिया में एयर को लाता है, ठीक है। और लैरिंगोफेरिंग्स ट्रेकिया में एयर को लाता है, बस उसका यही काम है, ठीक है। फेरिंग्स का जो हिस्सा है लैरिंग्स से कनेक्ट रहता है, और लैरिंग्स से कनेक्ट रहता है, ठीक है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलिजेनस बॉक्स which helps in sound production and hence called the sound box. Larynx is the cartilaginous box which helps in the sound and hence called the sound box. लैरिंग्स कार्टिलिजेनस से बना हुआ है, और वो एक बॉक्स है, ठीक है, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या फिर एडम सेप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। एडम सेप्पल भी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको एडम्स बोलते हैं। अच्छा, लड़कों लोग में जो हम लोग यहाँ पे गर्दन ऊपर करते हैं तो यहाँ पे एक कांटा जैसा निकला रहता है, जस्ट उसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में एडम सेप्पल बोलते हैं, जो कि लैरिंग्स है, या फिर साउंड बॉक्स बोलिए या फिर एडम सेप्पल बोलिए, ठीक है। एडम सेप्पल जो है ना, गर्ल्स में दिखाई नहीं देता है, उन लोगों में होता है बट उतना दिखाई नहीं देता है, बट बॉयज़ में ये एडम सेप्पल बहुत क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। और इसी एडम सेप्पल के चलते बॉयज़ का साउंड जो होता है ना, हल्का हेवी हो जाता है, हल्का हेवी का बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, और लो
और लो पिच का होता है, और वहीं गर्ल्स का वॉइस लो होता है और पिच जो होता है वो हेवी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लेप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था क्या, जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ग्लोटिस के ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज फ्लेप का एपिग्लोटिस होता है जो ढक्कन के जैसे काम करता है, जो एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स को रोकता है। ठीक है, एंट्री ऑफ द फूड को लैरिंग्स में रोकता है या साउंड वाले बॉक्स में घुसने से रोकता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो फिर वही खाना का जो एक भी कोई दाना हो जाता है, अगर हम हमारे लैरिंग्स में चल जाते हैं तो वही हम लोग को खांसी होने लगता है, या फिर जैसे सब बोलते हैं कि यार कोई याद करता होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप खाना आराम आराम से खाइए, नहीं तो फिर कभी हो सके ऐसे किसी का डेथ भी हो चुका है। ठीक है, तो खाना आराम से खाइए, निश्चित से खाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरोइक कैविटी। ठीक है, तो ट्रेकिया है एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, फिगर के हिसाब से हम लोग चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट हो गया ना, ये पार्ट, ये ट्रेकिया हो गया। ठीक है, देख रहे ये स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, और ये मिड थोरोइक कैविटी तक एक्सटेंड करता है। मिड थोरोइक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, और फिर ये फर्दर डिवाइड होता है फिफ्थ थोरोइक वर्टिब्रा में, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकियोई में। ठीक है, अब देखिए ट्रेकिया जो कि मिड थोरोइक कैविटी तक जाता है, और विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोइक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, एक मिनट, ब्रोंकी। ठीक है, देखिए ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरोइक कैविटी तक एक्सटेंड रहता है, जो कि फर्दर डिवाइड होता है फिफ्थ थोरोइक वर्टिब्रा में, लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। फिगर के हिसाब से चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये ट्रेकिया आया हुआ है। ठीक है, ट्रेकिया आया हुआ है, तो ये लेफ्ट गया, ये राइट गया, ये लेफ्ट गया, ये राइट गया। ये मिड फिफ्थ थोरोइक में होता है, ये अभी यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया। आगे देखते हैं। ईच ब्रोंक्यू अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, अब देखते हैं। जो ब्रोंकी है वो एक रिपीटेड ब्रोंकी में, सब ब्रोंकी में एक रिपीटेड डिवीजन होता है, और वो सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकी कहलाते हैं। और फिर इसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स बहुत ही थीन और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो एल्वियोली के साथ अटैच रहता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरोइक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, और ट्रेकिया फिफ्थ थोरोइक वर्टिब्रा में लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ईच ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन होता है जो कि सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई कहलाता है, और फिर सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल बनाते हैं, और फिर ये ब्रोंक्यूल एक बहुत ही थीन और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एल्वियोली के साथ अटैच रहता है। ठीक है, एल्वियोली के साथ अटैच रहता है। each lobule, each bronchi undergoes repeated division up to form the secondary and tertiary bronchi। ठीक है, देखिए जो मैंने बोला, each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। ठीक है, एनसीईआरटी का आप बहुत ही अच्छे से फोकस कीजिएगा। एनसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं। ठीक है, 80-90% क्वेश्चंस आते हैं।
द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. ओके. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Incomplete cartilaginous rings. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी और इनिशियल ब्रोंकियल जो है उनमें एक सी शेप्ड का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है. ठीक है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है. ठीक है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है. और एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पर मैं मेंशन करना चाहूँगा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग है उसका क्या वर्क है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का काम है वो जो ट्यूब है, ट्रेकिया है, उसको सिकुड़ने नहीं देता है. ठीक है. उस ट्यूब को सिकुड़ने नहीं देता है. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का काम ये है कि वो ट्यूब को सिकुड़ने नहीं देता है. ठीक है. और यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलर वेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली. ठीक है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, जो हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना वो नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल और वेस्कुलराइज वेग जैसे एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एल्वियोली बोलते हैं उसको वो फॉर्म करते हैं, उसको राइज करते हैं. ठीक है. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल और एक वेस्कुलराइज वेग स्ट्रक्चर के जैसे एल्वियोली राइज करते हैं. ठीक है. एल्वियोली द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स. ठीक है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स. ठीक है. कंप्राइज द लंग्स. ओके. यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कंप्राइज द लंग्स. यानी कि क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली है वो हमारे लंग्स में मिलते हैं. और लंग्स जो है वो ब्रोंकी नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली से मिलकर बना होता है. डायग्राम इम्पोर्टेंट है, लेबलिंग के लिए आ सकता है तो आप लोग डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. ठीक है. आप डायग्राम खुद से भी कर सकते हैं घर पे. ठीक है. डायग्राम खुद से भी कर लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, एल्वियोली वो हिस्सा है ना जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है. ठीक है. गैसेज एक्सचेंज होता है. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली कंप्रोमाइज द लंग्स. ठीक है. ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली कंप्रोमाइज द लंग्स बनाते हैं. ठीक है. वही से मिलकर लंग्स कहलाते हैं. ठीक है. We have two lungs which are covered by a double layer pleura with pleura fluid between them. It reduces friction on the lung surface. The outer pleura membrane is enclosed with the thoracic lining where is the inner. अच्छा ठीक है. पहले आगे यहाँ देख लेते हैं. देखिए हम लोग के पास सबको पता है कि we have a two lungs, जो कि we have a two lungs. ठीक है. लेफ्ट और राइट लंग्स जिनके ऊपर डबल लेयर का प्लूरा से होता है, डबल लेयर प्लूरा होता है जिसको, और प्लूरा फ्लूइड बिटवीन देम होता है. एक मिनट चलो ठीक है. वी हैव टू लंग्स जो कि कवर्ड होता है डबल लेयर प्लूरा से. ठीक है. और एक प्लूरा फ्लूइड होता है जो कि प्लूरा फ्लूइड वहाँ पे और जो प्लूरा लेयर है. ठीक है. लंग्स और डबल प्लूरा लेयर है, उन दोनों के बीच में एक प्लूरा फ्लूइड होता है. और ये प्लूरा फ्लूइड का क्या काम है, ये फ्रिक्शन, लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ठीक है. लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ओके. ये फ्रिक्शन को कम करता है.
ठीक है। अगर प्लूरल फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो उससे क्या होता है ना, प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और लंग्स को वो प्लूरल कैविटी प्रेस करता है, फिर जिसके चलते लंग्स एक्सपेंड होता है, फिर हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरोइक लाइनिंग वेयर इज द प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो यहाँ पे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरोइक कैविटी के साथ कांटेक्ट में रहता है और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। द लाइनिंग वेयर इज द लाइनिंग, एक मिनट, द लाइनिंग क्यों नहीं हो रहा यार, द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। ठीक है, लंग सरफेस, जो हम लोग का आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो थोरोइक कैविटी के कांटेक्ट में रहता है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन हम लोग का लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एनसीईआरटी छोड़ के कहीं भटकना नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो आप और मॉड्यूल्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए और प्रेफर कर सकते हैं, जो कि 4 ही 5 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बिटवीन में प्लूरल फ्लूइड रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है। ओके, इनर इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। ठीक है, the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है कंडक्टिंग पार्ट और एक दिया है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो भी पार्ट हो उसको हम लोग कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। और इस कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है ना, सिर्फ उसमें गैस आता है, मतलब कि कंडक्टिंग पार्ट के थ्रू सिर्फ गैस हम लोग के गैस पास होता है और वहाँ पे कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है। वेयर इज द एल्वुली एंड अदर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और ठीक रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में क्या, एल्वुली और एल्वुली का डक्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में एल्वुली और एल्वुली डक्ट्स होते हैं। वहाँ पे क्या ना, रेस्पिरेटरी होता है, ठीक है, मतलब कि गैस एक्सचेंजेस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट से सिर्फ गैस आता है और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में गैस एक्सचेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। The conducting part transport the atmosphere to the alveoli, clears it the foreign particles, humidify and also bring the air body to body temperature। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर एयर को एल्वुली में पहुंचा देता है और गैस, और एक उसका एक कंडक्टिंग पार्ट का एक और वर्क भी है, गैस के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको वो क्लियर कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाने में भी वो हेल्प करता है। और कंडक्टिंग पार्ट में मेन क्या है ना, एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया हुआ बट हम बता रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट में सिलेटेड एपिथेलियम और म्यूकोस एपिथेलियम होता है जो कि एयर को साफ करता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुली में पहुंचाता है और गैस के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर में जितने भी फॉरेन पार्टिकल है उनको क्लियर कर देता है और उनमें नमी भी कर देता है, नमी भी उनको दे देता है और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक में लाने में काम करता है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक मिनट, एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट वो जगह है ना, एक्सचेंज पार्ट वो जगह जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैक चैम्बर, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। ठीक है,
इसका मतलब क्या, लंग्स थोरिक चैम्बर में सिचुएटेड रहता है जो कि एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप लंग्स का वॉल्यूम चेंज करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो थोरोइक चैम्बर में जो लंग्स का वॉल्यूम अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो लंग्स का वॉल्यूम अगर चेंज करते हैं तो थोरैक्स चैम्बर्स है वहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, वहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज होगा। द थोरिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। ओके, ठीक है, यहाँ पे थोरिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो टर्म दिया है डोर्सल वेंट्रल, आप लोग इतना याद रखिएगा, डोर्सल पीछे, वेंट्रल आगे। तो जो थोरिक चैम्बर है, ठीक है, थोरिक चैम्बर है वो फॉर्म्ड है पीछे से, अगर मतलब थोरिक चैम्बर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। थोरिक चैम्बर के पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे क्या है, थोरिक चैम्बर फॉर्म डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम है और आगे स्टर्नम है और लेटरली यानी साइड, ठीक है, साइड में रिब्स है और लोअर साइड, डाउन ऑफ द लोअर साइड डोम शेप्ड का डायफ्राम है। डोम शेप्ड डायफ्राम शेप याद रखिएगा, डायफ्राम किस शेप्ड का होता है। और फिर थोरिक चैम्बर के डोर्सली में क्या मिलता है, वेंट्रली में क्या मिलता है, लेटरली में क्या मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ द एनाटोमिकली सेटअप ऑफ lungs in thorax is such that any changes in the volume of the thorax we cannot directly alter the pulmonary volume, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, लंग्स थोरेक्स कैविटी में ऐसे एडजस्ट रहता है ना, ऐसे एडजस्ट रहता है जैसे अगर हम लोग थोरेक्स कैविटी का वॉल्यूम बदलेंगे तो लंग्स कैविटी यानी कि पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में भी चेंजेस होगा। मान लीजिए अगर हम लोग थोरेक्स कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो लंग्स कैविटी यानी पल्मोनरी कैविटी में भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग थोरेक्स कैविटी में वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो पल्मोनरी कैविटी में भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो है ब्रीथिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज आउट, ठीक है। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता क्या है ना, के द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है और CO2, ठीक है, रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट, CO2 बाहर जाता है, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 और H2 अक्रॉस एल्वुलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वुलरी मेम्ब्रेन में। हम लोगों ने जो एक्सचेंज पार्ट देखा था वहाँ पे एल्वुलरी और उसका कुछ कैविटी उसका पार्ट था, तो वहीं पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। और हम लोग के बॉडी में गैस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बिटवीन ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। जो O2 ऑक्सीजन O2 हम लोग के सेल्स यूज करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, उसके रिजल्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान से, जो मैंने चार्ट बनाने बोला था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, मतलब कि फ्रॉग अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, वो चार्ट याद रखिएगा, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये डायग्राम का लेवलिंग याद रखिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। और फिर ब्रोंकियोस अल्वियोली, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कौन कहाँ पे ओपन होता है ये देख लीजिएगा। और बाकी
जो लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, लंग्स के चारों तरफ क्या है, वो जो मैंने अभी मेंशन किया था वो सब भी देख लीजिएगा। वेंट्रली में इंस्टर्नम है, साइड में हम लोग के रिब्स है और लोअर साइड में डोम शेप का डायफ्राम है। डायफ्राम का शेप याद रखिएगा और फॉलोइंग स्टेप्स जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो एक मैंने बोला था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, वो भी देख लीजिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।